ठीक है, तो आज हम अगस्त का पढ़ने वाले हैं और अगस्त का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। ओके सर, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही इश्यूज हैं, बट जो इशू हैं उनमें से संभावना है सवाल पूछे जाने की। स्टार्ट करें? ओके, तो सर फर्स्ट जो थिंग हमको पढ़नी है दैट इज अबाउट लिंचिंग। दैट इज अबाउट लिंचिंग। लिंचिंग के बारे में आपने सुना जरूर होगा। लिंचिंग क्या होती है? ठीक है, लिंचिंग सुना है, मॉब लिंचिंग हो गया किसी का। लिंचिंग का मतलब है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ समबडी। क्या करना है सर? करना नहीं है, मतलब कर रहे हैं लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ पीपल। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है कि वो जस्टिस के डोमेन में नहीं आ रहा है, जस्टिस के अंदर नहीं आ रहा है, जस्ट काम नहीं हो रहा है, वो अन्याय हो रहा है। ठीक है, और जस्टिस एक्स्ट्रा जुडिशियल है, मतलब जस्टिस के बाहर के लोग कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, आपको इसके लिए एक चीज समझनी जरूरी है, दैट इज अबाउट स्टेट। स्टेट क्या होता है? हमको पता है स्टेट क्या होता है, ठीक है, 4 एलिमेंट से स्टेट बनता है, ये हम जान रहे हैं। बस स्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है स्टेट का, जो आपको मिलेगा नॉर्मली, दैट इज द रूल ऑफ लॉ। इंडिया में भी है सर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल या कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल जो हैं, वो इस पूरे देश को या स्टेट को नहीं चलाएंगे। जब मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है जो रूल चलेगा, रूल मतलब एग्जैक्टली रूलिंग जो चलेगी वो किसकी चलेगी? लॉ की। मतलब कंट्री का जो सिस्टम है पूरा, वो कानून के हिसाब से चलेगा, किसी इंडिविजुअल या कुछ लिमिटेड लोगों की विल के हिसाब से नहीं चलेगा, उनकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं चलेगा। दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज कंसिडर्ड एज ए रूल ऑफ लॉ। तो स्टेट की जब मैं बात करता हूं, तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने का जो काम दिया जाता है वो स्टेट को दिया गया है। तो स्टेट का काम है कि रूल ऑफ लॉ को क्या करना है? मेंटेन करना है। मतलब जो भी लॉ बनेंगे, उन लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? स्टेट का है सर। अब इसमें आप देखोगे कि जब आप गवर्नेंस की बात करते हो, किसकी? गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस में आपको 3 क्या मिलते हैं? हेड्स मिलेंगे, 3 पिलर्स मिलेंगे। आपको लॉ मेकिंग मिलेगा, लॉ का एग्जीक्यूशन मिलेगा और एडजुडिकेशन मिलेगा। तीनों मिलके क्या बनते हैं? गवर्नेंस के एलिमेंट बनेंगे। इसमें लॉ मेकिंग भी है, लॉ का एग्जीक्यूशन भी है। अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, तो डेफिनेटली स्टेट एजेंसीज उसको कर्टेल करने की कोशिश करेगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास पुलिस है पुलिस सर। इसके अलावा हमारे पास और कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है सर। वो सारा क्या करती है? जो लॉ पहले बन चुका है, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करेगी और किसी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने का काम करेगी। ये एग्जैक्ट काम होता किसका है? उन एजेंसीज का जो कि स्टेट बेस्ड एजेंसीज है, या स्टेट जो है उनको पावर प्रोवाइड कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए पुलिस। बट ऑन द अदर हैंड, पीपल, देर आर पीपल जिनका एग्जैक्टली स्टेट उनको किसी तरीके की कोई पावर नहीं दे रहा है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने की कोशिश करो। बट आप देखोगे कि मोस्टली जो इमेच्योर डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ पे सोसाइटल केओस थोड़ा ज्यादा है, वहां पे आप देखोगे कि लोग जो हैं, दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिंग एज स्टेट। लोग खुद क्या बन जाते हैं? स्टेट बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि एक बाइक वाला जा रहा है, एक कार वाला जा रहा है, दोनों का बीच में कोई टक्कर हो गई। अब टक्कर हो गई तो सिंपल सी बात है, ये जो मैटर है, इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किसने किस पे, किसकी गलती थी क्या, ये सब होना चाहिए। उसके बाद अल्टीमेटली अगर कॉम्पनसेशन का कुछ एलिमेंट है तो ये जुडिशरी में जाना चाहिए और जुडिशरी इसमें एडजुडिकेट करेगी, अगर ये मैटर सीरियस है तो, ग्रेव है तो। ठीक है सर, ये एक नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए। बट आप अगर इंडिया की बात करोगे या और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करोगे, जहां पे डेवलपिंग में नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये होता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर किसी तरीके की टक्कर वगैरह हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इंडिया में जेसीबी चलती तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, बीच में काफी फेमस हुआ था। तो पीपल जो भी आसपास है वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने के बाद मोस्टली इंडिया में यही माना जाता है कि जिसकी बड़ी गाड़ी गाड़ी होती है उसकी गलती होती है, ये लोग अज्यूम करके चलते हैं। तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ थोड़ा हार्श हो जाते हैं। अगर वो बीएमडब्ल्यू या बड़ी गाड़ी वाला है, लग्जरी गाड़ी वाला, तो उसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये भाई थोड़ा रसूख वाला व्यक्ति है। बट हाँ, नॉर्मल अगर मारुति 800 से कोई चल रहा है, तो डेफिनेटली उसको बाहर निकाल के उसके साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है सर, रहती है। तो इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये कि उनको
स्टेट का फियर नहीं है। फियर नहीं है मतलब उनको लॉ मेकिंग एजेंसी और ये जो पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर पे उनको ट्रस्ट है कि ये हमें कभी वापस कैच नहीं कर पाएगा, हमारे साथ कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा उनको फियर नहीं है, उस व्यवस्था से वो डर नहीं रहे। पहला। दूसरा, हो सकता है कि उनको उस व्यवस्था पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी नहीं है। पॉसिबल है कि सर उनको लगता है कि अरे ये कहाँ 2-4 महीने 6 महीने घूमते रहोगे, हम इंस्टेंटली यहीं पे क्या ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं, इस व्यक्ति की गलती है, इसकी जेब से पैसा निकाल के इस व्यक्ति को दे दी। ग्रेव एक्सीडेंट होगा तो जो जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसको हॉस्पिटल तो गुड स्मारिटन तो बाद में बनेंगे, बट पहले बैड स्मारिटन बन के इस व्यक्ति को क्या करेंगे, कार वाले को मारेंगे। और कई बार लोग अपना खुद का फ्रस्ट्रेशन उस व्यक्ति पे निकाल देते हैं। कोई अपनी पत्नी से झगड़ के आया है, ठीक है, कोई पत्नी अपने पति से झगड़ के आई है, वो भी यहाँ पे क्या कर रही है, अपने क्रोध की जो उत्कंठा है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति के लाइफ का फ्रस्ट्रेशन वो किसी थर्ड पार्टी पे ऑटोमेटिक निकाल देते हैं। ये एक नॉर्मल केस है। ठीक है सर। तो यहां आप देख रहे हो कि ये एग्जैक्ट काम इस पूरे सिनेरियो में था किसका, स्टेट का। बट व्हेन पीपल स्टार्ट एक्टिंग लाइक स्टेट, पीपल खुद स्टेट की तरह बिहेव करने लगे, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर रूल ऑफ लॉ। बिकॉज जब पीपल स्टेट की तरह बिहेव करने लगेंगे तो ये रूल ऑफ लॉ जो होगा, वो लॉ का रूल कहाँ चल रहा है। लॉ थोड़ी कह रहा है लोगों को कि आप जो उतर रहा है उसको मार दो, आपको तो एडजुडिकेट करने का या आपको किसी भी तरीके का एग्जीक्यूट करने का भी कोई राइट था नहीं, पर आपने वहां पे वैसा कुछ किया जो एग्जैक्टली एक्सीडेंट होना अनफॉर्चुनेट है। इस एक्सीडेंट में अनलॉफुल बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है कोई स्पीड ड्राइविंग कर रहा हो, कोई रॉन्ग साइड में चल रहा हो, तो वहां पे एक छोटा माइनर सा लॉ ब्रीच हुआ है, बट उस ब्रीच होने से नुकसान बड़ा हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है किसी की मृत्यु हो सकती है, टक्कर ज्यादा गहरी हो सकती है, कोई लाइफ टाइम क्रिपल्ड हो सकता है, पॉसिबल है। बट ऑन द अदर हैंड इस पूरे सिनेरियो में जो आउटसाइडर्स ने इंटरवीन करके इन लोगों के साथ मारपीट अगर किसी के साथ करी और बहुत ज्यादा खतरनाक मारपीट कर दी, ऐसी परिस्थिति में ये अनलॉफुल एक्टिविटी ज्यादा बड़ी हो गई रादर देन की इस एक माइनर से एक्सीडेंट में। बात समझ आ रही सर। तो लोग जब स्टेट की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है रूल ऑफ लॉ के लिए। अब यहां आपको क्या समझना है कि कभी कभी ऐसे मामलों में मामला लिंचिंग तक पहुंच जाता है। लिंचिंग का मतलब है कि जो मॉब होता है, मॉब मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो मॉब कभी कभी इतना मतलब डेंजरस अटैक कर देता है, इतना ग्रेव अटैक कर देता है कि वो पर्सन की सामने वाले की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एग्जैक्टली लिंचिंग का मामला थोड़ा सा मोटिवेटेड होता है। लिंचिंग का मामला कैसा होता है सर, मोटिवेटेड होता है। मोटिवेटेड कैसे होता है कि आप देखोगे कि कई बार, एग्जांपल के लिए बहुत सिंपल लिंचिंग का मामला आपको बताते हैं, काउ विजिलेंटिज्म। काउ विजिलेंटिज्म जान रहे हैं आप? काउ विजिलेंटिज्म का मतलब है, हिंदी में गौरक्षक बोलते, गौरक्षक दल होते। गौरक्षक का मतलब है कि आप जानते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात करें या हिंदू रिलीजन की बात करें तो उसमें काउ को सेक्रेड माना जाता है, माना जाता है। बट आप अदर इवन विद इन हिंदुइज्म में भी आप देखेंगे कि कई लोग मान भी रहे हैं इस प्रिंसिपल को, कई लोग नहीं भी मान रहे। ये एक बिलीफ सिस्टम है। कई रिलीजन्स में आप देखोगे कि जो बीफ कल्चर नॉर्मली प्रिवेल करता है, इंडिया के कई स्टेट्स में बीफ जो है वो एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें, और कई सारे इंडिया के ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो काउ स्लॉटर है या स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स है वो बैंड है सर। कई स्टेट में बैंड है, कहीं में बैंड नहीं है। इंडिया तो बीफ एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है सर। तो ये एक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है। अब इस रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में लोगों की इमोशंस, फीलिंग्स जो होती है वो डेफिनेटली जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे जब लोगों की फीलिंग्स वगैरह जुड़ी रहती है तो आप देखेंगे कि लीगली तो किसी तरीके का कोई बैन नहीं है। लीगली तो बीफ ईटिंग पे कोई बैन नहीं है कि कोई पार्लियामेंट ने कानून नहीं बना रखा है, इसका मतलब बीफ ईटिंग तो चल रहा है इंडिया में। इंडिया में और अदर कंट्रीज में चल रहा है, इंडिया बीफ एक्सपोर्ट भी करता है। अब यहाँ जानने की बात क्या है हमारे लिए, लीगली उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट आप देखोगे कि कल्चरली यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट है सर। तो यहाँ पे अब वो डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है लोगों के कि अनलॉफुल तो वो कुछ नहीं कर रहे, बट यहाँ पे देखोगे कि कई जगह पे अनलॉफुली काउ स्मगलिंग आपको देखने को मिलती है। क्या मिलती है? काउ स्मगलिंग। अनलॉफुली काउ स्मगलिंग जब आपको देखने को मिलती है तो डेफिनेटली अनलॉफुल है, तो स्टेट को क्या करना चाहिए, उस पर एक्ट करना चाहिए। स्टेट एक्ट करता है, कई बार एक्ट करता है, इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक्ट करते हैं, कई बार वो एक्ट नहीं कर पाते। नहीं करने की स्थिति में रिलीजियस ग्रुप्स हैं, काउ विजिलेंटिज्म के ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है,
वो ग्रुप्स क्या करते हैं कि अगर उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे इलीगली काउ स्मगलिंग हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में वो खुद ही एक्टिव हो जाते हैं और उस पर्सन को या उस ग्रुप ऑफ पीपल जो भी इलीगल स्मगलिंग में इन्वॉल्व है उनको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। अब पकड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि वो पुलिस को हैंड ओवर कर दें। अगर वो पकड़ भी लेते हैं, उनको ऐसा लगता है और वहां पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है और आगे की प्रक्रिया अगर स्टेट लॉ एस्टेब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो रही है, तो दैट्स स्टिल ओके। बट वहां पे मामला अगर थोड़ा सा हाइप हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में मारपीट मारपीट और वायलेंस इन्वॉल्व हो जाता है। और वायलेंस इन्वॉल्व होने पे पॉसिबली वो मॉब जो है, वो जो पर्सन वहां पे इन्वॉल्व है, उनकी किलिंग कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। ठीक है सर, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेटली लिंचिंग। तो लिंचिंग सिर्फ काउ विजिलेंटिज्म से रिलेटेड नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ। अब उन जो काउ विजिलेंटिस्ट ग्रुप है, वो उनका मेन फेथ यहाँ पर है कि वो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, उनके इमोशंस इन्वॉल्व है। सिमिलरली हो सकता है कि पर्टिकुलरली कई बार रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सर, कम्युनिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, स्टेट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं सर, इन सारे एथनिसिटी बेस्ड हो सकते हैं। आप देखोगे मणिपुर में अभी एथनिक वायलेंस देखने को मिला, कम्युनल वायलेंस। उस कम्युनल वायलेंस में हो सकता है कि अगर कोई माइनॉरिटी वाला पर्सन है या माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी अगर मॉब उस पर अटैक करके उनको मार देती है, दैट इज ऑल्सो लिंचिंग। तो लिंचिंग इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ पीपल, और उसका जो बैकग्राउंड है, बैकिंग है उसकी, कुछ भी हो सकती है, एथिकल डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, दिस इज योर लिंचिंग। लिंचिंग आई होप आपको समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीक्स डेटा ऑन द एक्शन टेकन अगेंस्ट लिंचिंग। तो लिंचिंग पर गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो डेटा क्या किया है, मांगा है। ठीक है सर, चले आगे। अब क्या इस न्यूज में क्या है हमारे लिए, प्रीलिम्स के लिए? लिंचिंग हमको समझ में आ गई। हाँ, और इंडिया में एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे मॉब कोई अटैक करता है, मॉब जब कोई अटैक करता है तो इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ है उसके लिए, मॉब अटैक के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लॉ ही नहीं बना हुआ है। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो एक्ट कैसे करेगी उन पे, जुडिशरी कैसे एक्ट करेगा? समझ आ रहा है सर? ये डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। जनरल लॉ तो बने हुए हैं कि आप किसी ना किसी लॉ के अंडर उनको ले लोगे, बट इस मॉब लिंचिंग के लिए स्पेसिफिकली कुछ लॉ नहीं बना हुआ है। ये भी एक प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या हमको प्रीलिम्स के लिए मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने वो मांगा है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से क्या एक्शन लिया। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट इशू है, तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स उसके लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, तो यूनियन गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल तो है ही। ठीक है, तो दोनों से मांगा है कि आपने क्या इस पे कामकाज किया है, उसका डेटा मेरे को बताइए, कितने केसेस हुए हैं, गवर्नमेंट ने कितने क्या उस पर कोई पॉलिसी लाई है या क्या क्या काम किया है, वो डेटा उन्होंने मांगा है। सिंस इट्स जुलाई 2018 जजमेंट कंडेमिंग दीज एक्ट्स एज मोबोक्रेसी। अब यहाँ पे ये है कि 2018 में एक जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में उन्होंने ये सारे जो लिंचिंग के एक्ट्स थे, इन एक्ट्स को कंडेम किया था। उनका क्या किया था, उनको कंडेम किया था कि सर ये सब ठीक नहीं है रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। दीज एक्ट्स एज मोबोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता है, डेमोक्रेसी एक पॉजिटिव वर्ड है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों की वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हो, लोगों के लिए शासन कर रहे हो, दैट इज डेमोक्रेसी। डिटेल में नहीं जाएंगे। मोबोक्रेसी का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो हो रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल वो ज्यादा क्या हो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल हो जा रहे हैं, और रादर देन कि जो लॉ इलेक्टेड पीपल हैं वो अपने तरीके से रूल कर पाए, मॉब जो रूल कर रहा है, मॉब क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। मतलब लोग अपने तरीके से ही चल रहे हैं रादर देन की जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको फॉलो करें। दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ मोबोक्रेसी। ठीक है सर, तो मोबोक्रेसी एक अच्छा शब्द नहीं है। अगर यहाँ पे मोबोक्रेसी कहीं पे हो रही है किसी कंट्री में, इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। मॉब अपने हिसाब से चल रहा है, माइट इज राइट पे चल रहा है, मेजोरिटी हावी हो सकती है, माइनॉरिटी को खतरा हो सकता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकती है सर माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है सर, दैट्स द मोबोक्रेसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला कि ये मोबोक्रेसी है। और क्या है इसमें, 2018 बेंच एड्रेस द ग्रोइंग इश्यूज ऑफ विजिलेंटिज्म। विजिलेंटिज्म समझ आ रहा है सर, अभी बताया था। ठीक है, विजिलेंटिज्म की और थोड़ी सी सटीक डेफिनेशन देखे तो विजिलेंटिज्म इज द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड पनिशिंग परसीव्ड ऑफेंसेस एंड क्राइम्स विदाउट लीगल अथॉरिटी। ठीक है सर, विजिलेंटिज्म क्या है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, बट स्टिल हम एक्ट्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, एक्ट्स को क्या कर रहे हैं,
प्रिवेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं खुद से और पनिश भी कर रहे हैं। मतलब आप सारा काम आप ही कर रहे हो तो फिर लॉ क्या करेगा? जो स्टेट बना हुआ है उसके ऑर्गन्स क्या करेंगे? गलत हो जाएगा ये तो। दिस इज योर विजिलेंटिज्म। अब कई बार आप ये देखोगे कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि मॉब जो एक्ट कर रहा है, विजिलेंटिज जो एक्ट कर रहे हैं, उनके पास हमेशा इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। ये भी ऐसा नहीं है कि हमेशा उनके पास भी इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है, कई बार उनके पास इंफॉर्मेशन सही होती नहीं है, ठीक है, मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, और इवन ऐसे केसेस में भी मिस इन्फॉर्मेशन के बाद भी वो वायलेंस हो जाता है और वहां पे लिंचिंग्स हो जाती है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो विजिलेंटिज्म क्या है? बिना आपके पास कोई अथॉरिटी है फिर भी आप ये सारा काम कर रहे हो जो एग्जैक्टली स्टेट को करना चाहिए, ठीक है। मॉब लिंचिंग जो लोग इकट्ठा होकर किसी को मार दे रहे हैं। कम्युनल वायलेंस, आपको पता है कम्युनल वायलेंस मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में किसी तरीके से वायलेंस हो रहा है। हेट क्राइम्स, यहां आप देखोगे हेट क्राइम्स। हेट क्राइम्स की कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। पहली बात तो हेट क्राइम्स की सब जगह क्या मिलेगी? अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, बट हमारे पास जो एक्सेप्टेबल नॉर्मली डेफिनेशन है वो ये है, हेट क्राइम्स आर क्राइम्स मोटिवेटेड बाय बायस ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और एथनिसिटी। मतलब हेट क्राइम्स क्या हो सकते हैं सर? आपका बायसनेस है, आप क्या है? बायस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। हो सकता है आप कोई व्हाइट रेस है, वो ब्लैक के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, और अगेंस्ट जा रहा है तो व्हाइट मेजोरिटी ने ब्लैक्स के साथ इसी तरीके की लिंचिंग कर दी या ऐसा कुछ कर दिया, या कुछ जरूरी नहीं कि वो एक्सट्रीम तक जाए लिंचिंग ही करें, हो सकता है वो मेंटली हैरेस कर रहे हैं, दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज हेट क्राइम। ओके सर। तो रेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रिलीजन भी मिलता है आपको, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पे भी मिलता है। आपने देखा होगा कि जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, एलजीबीटीक्यू प्लस, इन कम्युनिटीज के साथ सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, और सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है तो कई बार वायलेंस का भी शिकार होना पड़ता है इनको, ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी में है सर। तो और इसमें आप देखोगे कि बाइसेक्सुअल्स, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीट्स, इसमें आप देखोगे कि जो गे होते हैं या लेस्बियंस होते हैं, ठीक है, जिनका ये होमोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअलिटी में इसमें किसी तरीके का कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, इसको प्रॉब्लम तो होती नहीं है एग्जैक्टली, तो कोई मेडिकल इशू नहीं है, लाइक जो आप नॉर्मल कंसीडर कर रहे हो मेल और फीमेल्स को, तो सेम मेडिकल पूरा एकदम सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम ये है जो नॉर्मल नॉर्मल पीपल कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं एग्जैक्टली। नॉर्मल जो मेजोरिटी है उनको क्या प्रॉब्लम लग रही है कि होमोसेक्सुअलिटी को एक प्रॉब्लम वो कंसीडर कर रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इज द प्रॉब्लम। ओके सर। तो ये ओरिएंटेशन वाली बात है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उनका, ठीक है, मेडिकली तो पूरा बिल्कुल क्या है, सेम है, फिजिकल बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनका ओरिएंटेशन थोड़ा क्या है, अलग है सर। हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, देखिए नॉर्मल हम कहते हैं ना कि ये एबनॉर्मल है, ये क्या है सर? एबनॉर्मल है कहते हैं हम लोग। एग्जैक्टली एबनॉर्मल क्या होता है? एब अगर हटा दो तो नॉर्मल है, आगे क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल एग्जैक्टली बनता है नॉर्म से। किससे बनता है? नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है एग्जैक्टली नियम। और नॉर्म कैसे बनते हैं, नियम कैसे बनते हैं? 100 लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें से 80 लोग एक्स चीज कह रहे हैं और 20 लोग कह रहे हैं वाई, तो एक्स को रूल बना देंगे। एक्स को जब आपने रूल बना दिया तो एक्स रूल बन गया, अब एक्स को आपको फॉलो करना है। जो एक्स को फॉलो कर रहा है वो क्या हो गया? नॉर्म के हिसाब से चल रहा है, वो हो जाता है नॉर्मल। और जो नॉर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है वो हो जाता है एबनॉर्मल। समझ में आया सर? तो एबनॉर्मलसी और नॉर्मलसी जो है वो एग्जैक्टली कहां से आ रही है? वो आपके मेजोरिटेरियन पर्सपेक्टिव से नॉर्मली ड्रिवन होती है, ठीक है सर। तो अब जो मेजोरिटी है, अब हो सकता है कि उन लोगों के हिसाब से ये रेस्ट ऑफ द पीपल क्या है, एबनॉर्मल है, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है सर। तो दैट्स व्हाई, बिकॉज ये माइनॉरिटी में होते हैं, दैट्स व्हाई दे नीड मोर केयर, दे नीड मोर केयर, बिकॉज मेजोरिटी में अगर एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, अगर उनमें इंटॉलरेंस रहेगा, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी आ जाएगी, वहां पे हेट क्राइम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है सर। चले ओके। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन काउ विजिलेंटिज्म पे बात करी। विजिलेंट एक्शंस इरोड द लीगल इंस्टीट्यूशन। अगर विजिलेंटिज्म बहुत चलेगा, अगर आउटसाइड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होने लगेगी या लोग ही डिसीजन ले रहे होंगे, तो वो लीगल इंस्टीट्यूशंस को क्या करेगा? इरोड करेगा, डिटेरियोरेट करेगा, डेफिनेट सी बात है। लोग बाहर ही न्याय कर ले रहे हैं,
है ना, इंस्टीट्यूशंस की जरूरत ही नहीं है, लोगों का फेथ खत्म हो जाएगा ऑफ द स्टेट एंड डिसरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ऑर्डर खत्म हो जाएगा सर, रूल रेगुलेशन से सब चलते हैं तो ऑर्डर रहता है सोसाइटी में। राइजिंग इनटॉलरेंस, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस कंसर्न ओवर राइजिंग इनटॉलरेंस एंड ग्रोइंग पोलराइजेशन। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस आपको पता है क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब सहिष्णुता होता है, हिंदी में क्या होता है? सहिष्णुता। और टॉलरेंस का सिंपल सा मतलब है कि मेरी एक एक्स विचारधारा है, किसी और की कुछ भी विचारधारा हो सकती है, मेरी एक्स विचारधारा है, किसी और की वाई विचारधारा है, उस वाई विचारधारा से मैं हेट करता हूं पर्सनली, इंडिविजुअली, आई डोंट लाइक इट, बट स्टिल मैं उस पर्सन को अलाउ कर रहा हूं। अलाउ मतलब अलाउ तो कौन कर रहा हूं, मैं अथॉरिटी नहीं हूं जो अलाउ करूं, बट उस पर्सन के पास भी अधिकार है कि वो अपना क्या करे, विचार रखे। मतलब वो एक आपने एक कोट आपने पढ़ा होगा कि हो सकता है मैं आपके विचारों से असहमत हूं, किंतु विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की हमेशा क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। वॉल्टेयर का कोट है ये, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो यू आर टॉलरेटिंग द थिंग्स विच यू अदरवाइज हेट, दैट इज द लेवल ऑफ टॉलरेंस। तो आपका बिलीफ सिस्टम अलग लोगों के बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है, बट स्टिल एक को एग्जिस्टेंस वाली एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी है, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, टॉलरेंस ना इनटॉलरेंस नहीं, ठीक है। इनटॉलरेंस तो असहिष्णुता हो जाएगी। तो अगर इनटॉलरेंस राइज कर रहा है, इसका मतलब जो कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज किसी भी बेस पे हो सकती है, सोसाइटी किसी भी बेस पे बन सकती है, रिलीजियस बेस्ड, कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, ऑक्यूपेशन बेस्ड, गिल्ड बेस्ड, ये सब जो ग्रुप्स बनेंगे, ये सब जो कम्युनिटीज बनेगी, उन कम्युनिटीज में अगर इनटॉलरेंस राइज करेगा, इसका मतलब है कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबिलिटी में रहना नहीं चाह रही है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में सोसाइटल केओस आएगा। तो अगर टॉलरेंस रहेगा कि हाँ हम भी रह रहे तुम भी रहो, सबको भाई भाई हैं, तो सोसाइटी में ऑर्डर चलेगा, अदरवाइज केओस चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया इनटॉलरेंस जो ग्रो कर रहा है, जो एक रिजेंटमेंट की फीलिंग आ रही है, ठीक है, दैट इज नॉट गुड। तो राइजिंग इनटॉलरेंस एक कंसर्न है सर सोसाइटी के लिए। ग्रोइंग पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब है कि वही, ध्रुवीकरण का मतलब क्या है? दो ध्रुव बन रहे, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, और उसका रीजन क्या है? इंटॉलरेंस है सर। तो पोलराइजेशन और ये सब जो है हमारा कंसर्न है। शुड नॉट बिकम नॉर्मल स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि ये हो रहा है और चलने दो, इसको नॉर्मल नहीं बनाना है, ठीक है। इसको क्या बनाना है? नॉर्मल नहीं बनाना, एब नॉर्मल मान के चलो। अगर इंटॉलरेंस ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये एब नॉर्मल है, अपने को इसको क्या करना है? ठीक करना है। रेमेडियल मेजर्स, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट सीनियर पुलिस ऑफिसर एज नोडल ऑफिसर, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। ऐसा कुछ अभी वो नहीं है, रेमेडियल मेजर से ऐसा कर सकते हो आप मेंस के हिसाब से। डिस्पर्स मॉब यूजिंग देयर अथॉरिटी अंडर सेक्शन 190 129 ऑफ द सीआरपीसी। सीआरपीसी और आईपीसी के जो सेक्शंस है वो नहीं पूछे जाते अभी तक, तो मैंने देखा नहीं कभी कि पूछा गया हो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो पूछा जाएगा, क्योंकि ये लॉ का सब्जेक्ट है और लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टिल कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि मॉब को डिस्पर्स कर दो, पुलिस अगर अपनी पावर यूज करके, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी लिंचिंग तक नहीं जाए। सेक्शन 129 ए क्या होता है? सेक्शन 129 जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, पुलिस को डेलीगेट कर सकते हैं, पुलिस के पास भी पावर होती है कि अगर कहीं पर उनको लग रहा है कि पॉसिबल है कि लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे, तो वहां पे किसी तरीके की सोशल अनरेस्ट आ सकता है, तो वो वहां पे इंस्ट्रक्ट कर सकती है लोगों को कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए। पहले वो सिविल तरीके से डिस्पर्स करने की कोशिश करती है, नहीं होता है तो फिर वो अल्टीमेटली फोर्स यूज कर सकती है, ठीक है। बस फर्स्ट इंस्टेंस में फोर्स यूज नहीं करती। सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी, ये इंडियन पीनल कोड का है सर। 153 ये तो काफी फेमस है, काफी प्रोमिनेंट है। उसमें क्या है? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट, लैंग्वेज। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको मिल रहा है जो अपने भाषण के थ्रू या किसी भी तरीके से दो ग्रुप्स के बीच में, चाहे रिलीजियस ग्रुप्स हो, चाहे कास्ट बेस्ड हो, चाहे कोई भी ग्रुप है, उनके बीच में अगर एनिमिटी क्रिएट कर रहा है, नफरत की भावना फैला रहा है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो 153 ए में, ठीक है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का मतलब है कि अगर कोई विक्टिम है किसी तरीके की एट्रोसिटी का, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम बनाने का क्या है? अधिकार है। और ये सेक्शन 357 ए ऑफ सीआरपीसी में लिखा भी हुआ है सर कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट
shall prepare a scheme for providing fund for the purpose of the compensation to the victim या उसके dependents को who suffer loss or injury as a result of crime and who require rehabilitation. तो ये भी एक सीआरपीसी में मिलेगा, ऑल तो नहीं पूछा जाता आईपीसी सीआरपीसी के प्रोविजन, स्टिल ये 153 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना के इन मामलों को जल्दी खत्म करने के लिए कहा गया। ठीक है सर, तो ये है लिंचिंग वाला मामला, कोई स्पेसिफिक एक्ट इस पे बना हुआ नहीं। सीबीआईसी, सीबीआईसी मींस द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। अब आप देखोगे कि यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है। आपको पता है कि इंडिया में जब मैं टैक्स की बात करता हूँ तो नॉर्मली हम दो टैक्स की बात करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि उसका इंसिडेंस और उसका इम्पैक्ट जो है वो किस पे, सेम पर्सन पे होता है, और इसमें इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो होता है वो डिफरेंट पे होता है। यही एक तरीका है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स को डिसाइफर करने का। डायरेक्ट टैक्स हम जानते हैं कि इनकम टैक्स जो होता है, आपकी इनकम पे जो लग रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो भी डायरेक्ट टैक्स है। उसके अलावा क्या, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ये सब डायरेक्ट टैक्स है सर। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स कौन मिलेगा, जीएसटी है सर। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये कुछ क्या है, थोड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब आप यहाँ देखोगे कि सर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। इंसिडेंस और इम्पैक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको पता होगा। ठीक है, इंसिडेंस का मतलब है आपको पता है कि पैसा इनकम टैक्स अगर लग रहा है तो वही पर्सन पैसा पे कर रहा है, इंसिडेंस उसी पर है और उसका इम्पैक्ट भी उसी पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों डिफरेंट पर्सन पर है। डिफरेंट पर्सन पे कैसे, आपको पता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से कहाँ जा रहा है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। रिटेलर से आप खरीद रहे हो, ठीक है, आपका जो पैकेट है उसके अंदर लिखा है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। आपने 10 रुपए का चिप्स खरीदा, 10 रुपए का चिप्स उसको आपने 10 रुपए इसको दिए पर्सन को। एग्जैक्टली वो 10 रुपए पे जो टैक्स लग रहा था वो आपने नहीं पे किया, वो एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी उसको क्या कर चुका है, गवर्नमेंट को पे कर चुका है। इस चैनल के थ्रू वो वापस कहाँ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली इंसिडेंस किस पे हुआ, इधर हुआ। इंसिडेंस कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, और इम्पैक्ट किस पे पड़ा, कॉमन मैन पे पड़ा। तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन पर है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर, अब क्या है, अब ये बोल रहे हैं, अब आपको पता है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था 2016 में, जीएसटी आया था सर, 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा था कि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, छोटे छोटे, स्टेट अलग लगा रहा है, सेंट्रल अलग लगा रहा है। अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से ये होता था कि पूरी सप्लाई चेन पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्ज्यूम करके जीएसटी लेकर आ गए, और जीएसटी में सारे कॉमोडिटीज को 4 से 5 ब्रैकेट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, स्लैब्स में डिवाइड कर दिया, और उनके ऊपर टैक्स लगाने लग गए, दैट इज जीएसटी। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। जीएसटी में उन्होंने मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया, कुछ कुछ को सब्ज्यूम नहीं किया, और कुछ कमोडिटीज ऐसी भी थी जिनको जीएसटी के डोमेन में नहीं रखा। ठीक है सर, और वो जीएसटी के डोमेन में जो नहीं रखी गई वो हाइड्रोकार्बन्स थे, कुछ हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल के लिए आप क्या देखोगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये हाइड्रोकार्बन्स है सर, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। उसके अलावा अल्कोहल पे भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है सर, इन पे अभी भी पुराना वाला टैक्स रिजीम ही चल रहा है, मतलब उस पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो आप देखोगे कि जो कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटीज है इनको अबॉलिश नहीं किया गया, रिमेनिंग टैक्स को अबॉलिश करके जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिया। ठीक है, तो कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी अभी भी इंप्लीमेंट होती है। तो आप देखोगे जीएसटी के रेगुलेशंस और जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन और उससे रिलेटेड मामलों को देखने के लिए आपने एक बॉडी बनाई, जीएसटी काउंसिल बनाई सर। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर, 279 ए में शायद, हाँ 279 ए में, 269 ए में शायद, ये चेक कर लीजिएगा आप। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सर, तो इसके लिए जीएसटी काउंसिल होगी। बट कस्टम और एक्साइज ड्यूटीज के लिए अभी भी आपने जो प्रीवियस जो बोर्ड बना हुआ था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, वही अभी भी इन मामलों को देखता है सर। समझ आ गया? तो जीएसटी में बाकी सारे टैक्स तो चले गए, बट कस्टम्स और एक्साइज अभी भी चल रहा है, और इसके अलावा और कोई इनडायरेक्ट टैक्स होगा दैट वुड कम अंडर द डोमेन ऑफ सीबीआईसी। ओके सर।
हाँ, व्हाट इज नेक्स्ट? सीबीआईसी ने क्या बोला? इश्यूज एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू चेक यूज ऑफ फ्रीबीज लिकर टू लर वोटर्स। लर वोटर्स का मतलब है उनको लालच देना। लर वोटर का मतलब उनको लालच देना। फ्रीबीज, फ्रीबीज का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज कई बार ना चुनावी टाइम पे वादे करती है, वादों में कहती है अरे आपको ये फ्री दे देंगे, आपको वो फ्री दे देंगे, टीवी बांट देंगे सबको, ये कर देंगे। ठीक है, ये सब क्या होती है? फ्रीबीज होती है। फ्रीबीज एक इशू है सर। फ्रीबीज से क्या होता है? फ्रीबीज से दिक्कत ये होती है कि कंट्री का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, क्योंकि आप वादा करके सरकार में आ जाते हो, फिर आप उस वादे को पूरा करने के लिए पहले ये चेक नहीं करते भैया कि कितना आपके पास ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, आपके पास कितना आपका रेवेन्यू, नेट रिसीट्स कितना है, नेट एक्सपेंडिचर कितना है, ऑलरेडी कितना डेट आपके ऊपर चल रहा है, ये सब कंसिडर आप करते नहीं हो। और आप वादा कर देते हो, वादा करके सरकार में आते हो, सरकार में आने के बाद खर्चा करते हो, सॉरी, खर्चा करने से आपका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ जाता है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होता है? आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो हो सकता है एफआरबीएम एक्ट से भी बाहर निकल जाए उसकी लिमिट से। तो ये सब प्रॉब्लम है सर, फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए ना, इसीलिए फ्रीबीज पे वो बात कर रहे हैं, पहला। दूसरा, और आप देखोगे कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले बहुत सारी फ्री में चीजें बांटी जाती है। बांटते हैं सर, फ्री में बांट रहे हैं, कोई कोई क्या बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, पार्टियां चल रही है, ठीक है, कहीं पे कोई शराब बांट रहे हैं, कहीं पे कुछ और बांट रहे हैं, ठीक है। ये सब जो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, लिकर वगैरह, ये सब को रोकने की बात कर रहा है। एक एसओपी उन्होंने क्या किया, निकाला है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान रखता है इन सब चीजों का, बट इसने, सीबीआईसी ने जो डायरेक्टिव दिया है वो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग ही दिया है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रख के दिया है, ठीक है। और ये कब की बात है? ये बात है अगस्त की, अगस्त की बात कर रहे हैं। और आपने देखा कि नवंबर और दिसंबर के टाइम पे चुनाव थे, 5 स्टेट्स में आपको चुनाव देखने को मिले थे। कहाँ कहाँ देखने को मिले थे? आपको छत्तीसगढ़ में मिला था, आपको मध्य प्रदेश में मिला, आपको राजस्थान में मिला, राजस्थान के, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम में भी मिला सर। ये 5 बड़े स्टेट्स में आपको चुनाव देखने को मिले, ठीक है। इसीलिए, और अभी जनरल इलेक्शन भी आ रहा है 2 महीने बाद, उस पर भी फोकस है। चलो, तो सीबीआईसी जो है वो एग्जैक्टली, और सीबीआईसी क्या बॉडी है? सीबीआईसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। किसके अंडर है सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 डिपार्टमेंट्स हैं। कितने? 5 डिपार्टमेंट्स है। उस 5 में से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंडर ये क्या करता है, काम करता है। 4, पहला डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है सर। सेकंड क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। चौथा क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया। एक है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, एक डिसइन्वेस्टमेंट वाले का रीनेम हुआ था। एक डिपार्टमेंट और है, एक डिपार्टमेंट और है, इकोनॉमिक अफेयर्स हुआ, एक कोई सर्विसेज का एक डिपार्टमेंट और है। 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो चेक करना आप। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 5 डिपार्टमेंट है, उस 5 में से एक डिपार्टमेंट के अंदर ये सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है सर। चले, असेंबली इलेक्शन है 5 जगह पे, इसीलिए ये बात करी। एसओपी निकाला है, प्रिवेंट विजिलेंस मैकेनिज्म इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही किया है। जीएसटी एंड कस्टम ऑफिशियल्स विल बी रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूपन बेस्ड और फ्री फ्यूल। आप देखोगे कि एग्जैक्टली तो ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, वो आगे डायरेक्टिव देते हैं कि आपको ध्यान रखना है, बट ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों इंटरवीन करना पड़ रहा है? फिर आप देखोगे कि कूपन बेस्ड और फ्री फ्यूल वाला मामला कई बार देखने को मिलता है। आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो कुछ लोग होते हैं, वो लोगों को 2-3-4 दिन पहले ना फ्री कूपन बांटने लगते हैं। तो जो रेस्टोरेंट होते हैं, उन रेस्टोरेंट के साथ पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और वो क्या कर देती है, रेस्टोरेंट के साथ एक बढ़िया सा कूपन का एक बना देती है बंडल। अब वो लोगों को कूपन बांट रहे होते हैं। तो उस रेस्टोरेंट के साथ ये है कि ये कूपन लेके आएगा तो कूपन तुम इकट्ठे करो और खाना ना खा के जाएंगे। तो ये लोगों के लिए एक इनडायरेक्टली लरी तो कर रहे हैं उनको। किसी के पास 50 कूपन है तो इसका मतलब तो वो आराम से खाता रहेगा, है ना, या किसी को खिलाता रहेगा, चलो आज वहां खाते हैं। तो रेस्टोरेंट के साथ वो डील कर लेती है पॉलिटिकल पार्टीज। उसके साथ वो और भी क्या बोलते हैं, कई जगह पे बार्स जो होते हैं वहां पे डील कर लेती है, कई जगह वो पेट्रोल पंप से डील कर लेती है।
पेट्रोल पंप के साथ कि भैया ये कूपन है, ये कूपन 2 लीटर का कूपन है, तो कूपन बांट दिए लोगों को, तो लारी तो कर रहे हैं एक तरीके से। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये जीएसटी और जो कस्टम ऑफिशियल्स होंगे रिक्वायर्ड टू मॉनिटर कूपन बेस्ड और फ्री फ्यूल्स, इन सबको मॉनिटर करेंगे वो, ठीक है सर। फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाएंगे, फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड स्टैटिक सर्विलेंस टीम बनाएंगे। फ्लाइंग स्क्वाड क्या, जा जाके चेक करेंगे। 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री वाटर, वेवर ऑफ पेंडिंग बिल्स एंड लोन्स, इनको फ्री बीज कहते हैं। फ्री बीज की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, ये जनरल डिस्कोर्स से ही पता चल रहा है, बातचीत से ही। फ्री बी की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ये कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा कर देते हैं, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री वाटर, वेवर ऑफ पेंडिंग बिल्स, जो पुराने बिल चल रहे हैं उनको माफ कर देंगे, हमको सरकार में लेकर आओ, है ना, लोन माफ कर देंगे, इस चीज। सीबीआईसी वही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है सर। चलो, ईडी डायरेक्टर। ईडी डायरेक्टर क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या होता है सर, आपको पता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक बॉडी है, और ईडी तो अभी बहुत फेमस है, अभी ईडी बहुत सक्रिय है सर पिछले काफी समय से, ईडी की सक्रियता काफी हो गई है। और ईडी का जो मेन काम होता है एग्जैक्टली वो होता है, फिर पता है आपको, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट प्लस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 2 एक्ट हैं, जिन 2 एक्ट के अंडर ईडी क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा करप्शन को चेक करने के लिए तो आपके पास सीबीआई भी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है, ठीक है, ये सब लोग काम कर रहे हैं। बट इसका जो मेन काम होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब आपको पता है कि इंडिया में कोई अगर इलीगली मनी अर्न कर रहा है, ब्लैक मनी है किसी के पास, तो वो किसी और रूट से उसको चैनलाइज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग से नुकसान ही होता है कंट्री की इकोनॉमी को। तो मनी लॉन्ड्रिंग पे कर्टेल करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, पीएमएलए। इसके अलावा एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो फॉरेन एक्सचेंज है, मनी का जो एक्सचेंज हो रहा है इंडियंस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है। इन दोनों एक्ट को इंप्लीमेंट करने का एग्जैक्ट काम किसका है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, ठीक है सर। अब क्या हुआ है कि मुद्दा यह है कि 3 बार जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ने, 3 बार, ठीक है। अब जब 3 बार एक्सटेंड किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया गलत बात, ठीक है, एक आध बार एक्सटेंड हो रहा है, चलो ठीक है, आपको कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, बट 3 टर्म एक्सटेंड करना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ टिप्पणी करी है सर। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स अ पीसमील एक्सटेंशन गिवन टू द ईडी डायरेक्टर इलीगल। तो उन्होंने बोला कि भैया तीसरी बार आप जो उनको एक्सटेंशन दे रहे हो वो क्या है सर, इलीगल है, ठीक है। थर्ड एक्सटेंशन इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है, थर्ड एक्सटेंशन को इलीगल बोला, सेंट्रल को चीफ नया अपॉइंट करना पड़ेगा, पुराने वाले से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये, गवर्नमेंट ने ये बोला पिछले टर्म्स में कि एफएटीएफ जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका पीयर रिव्यू चल रहा है। एफएटीएफ एक बॉडी होती है, 1989 में बनी थी, G7 इसने बनाई थी, ये G7 के टाइम पे एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, G7 आप जान रहे हैं, G7 कब बना था, 1973 में, ऑयल एम्बार्गो के आसपास। G7 में कौन कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है मोस्टली। G7 कंट्रीज जो थी उनमें एक डिस्कशन हुआ और एफएटीएफ की स्थापना हुई। और एफएटीएफ का एग्जैक्ट काम क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है कि जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में, उस टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। किसको, टेरर फाइनेंसिंग को। इंडिया भी एफएटीएफ का क्या है, मेंबर है सर, ठीक है। तो एफएटीएफ का पीयर रिव्यू चल रहा है, ऐसा उन्होंने एक जो भी बताया था, इसीलिए उस समय आपने एक्सटेंड किया। और इसमें क्या है न्यूज, ईडी के बारे में है सर। ईडी के बारे में ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब एस्टेब्लिश हुआ, 1956 में एस्टेब्लिश हुआ, बट उसका नाम पहले वो नहीं था, उसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था। क्या था, इन्फोर्समेंट यूनिट। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ये था सर, किसके, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर। बट अब इसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, अब ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आ गया है, ठीक है। रीनेम्ड किया इसको डायरेक्टरेट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर अभी आ गया है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दोनों हो गए।
ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या एक कमेटी होती है, मेंबरशिप नॉर्मली नहीं पूछते, बट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है उसके चेयरमैन होते हैं ईडी के डायरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और कुछ और मेंबर्स होते हैं। नॉर्मली ये चीज नहीं पूछी जाती, बट हाँ ये इतना याद रखो कि जो कमेटी है उसका हेड कौन होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है सर, ये ईडी से रिलेटेड एक न्यूज थी। और क्या मिलने वाला है, कुई लैंग्वेज। कुई लैंग्वेज आपको पता है, उड़ीसा अगर जान रहे हैं आप तो, उड़ीसा में कुई लैंग्वेज करीब करीब 1 मिलियन लोग हैं, करीब 10 लाख लोग हैं जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। काफी हद तक ये लैंग्वेज गोंडी जैसी है, गोंडी आप जान रहे हैं, ठीक है, गोंडी लैंग्वेज को नहीं जान रहे, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8, तो शेड्यूल 8 में करीब 22 लैंग्वेजेस को क्या करा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए हुए 22 लैंग्वेजेस को। कितनी 22 है सर, लैंग्वेजेस तो इंडिया में बहुत सारी है, ठीक है, पर शेड्यूल लैंग्वेजेस कितनी है, 22 है। आई थिंक 96 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस भी हैं, पर शेड्यूल में कितनी 22 है। तो लैंग्वेजेस तो इंडिया में करीब कितनी है, 120 के आसपास, 118 के आसपास लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड, बट उसमें से 22 को कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में लिखा हुआ है। कोई लैंग्वेज इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल गेट्स अप्रूवल ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा में ये लैंग्वेज बोली जाती है, मिस्टर पटनायक है, उड़ीसा में बोली जाती है, तो उन्होंने अपने वहां पे अप्रूव कर दिया कि कोई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड करना चाहिए। ये करना चाहिए ही है अभी तक, क्योंकि शेड्यूल 8 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली नहीं कर सकती। तो ये सिर्फ काइंड ऑफ अभी तक भी रिकमेंडेशन ही होगा, बस उन्होंने अपने यहाँ अप्रूव कर दिया कि भैया इंक्लूजन इसका होना चाहिए, ठीक है। Approximately 46 languages are spoken in the tribal population of Odisha. No need to mug up. याद नहीं करना है, लैंग्वेजेस बहुत सारी। Among them is the Kui language, also known as Kand, Kundi, Kanda, Kodu, Kuinga. No need to remember. ठीक है, कंद याद रख सकते हो, कंद, ठीक है, कुई कंद। साउथ, कुई इज अ साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज। अब आपको पता है लैंग्वेजेस की फैमिली होती है, ठीक है, आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे लैंग्वेजेस की फैमिली के बारे में, उस लैंग्वेजेस की फैमिली में साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है ये, ठीक है, साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज। और इसमें क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू गोंडी। अभी जो मैंने बताया, गोंडी के तो काफी ज्यादा आपको सेंट्रल हिंदी हार्टलैंड में मिलेंगे लोग, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, उड़ीसा में भी मिलेंगे गोंडी स्पीकिंग पीपल, तेलंगाना वाले रीजन में भी मिलेंगे, ठीक है। गोंडी तो बड़ी लैंग्वेज है सर। रिटन इन ओडिया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट अभी तक नहीं है। देखो लैंग्वेज में और डायलेक्ट में फर्क होता है, एक होती है लैंग्वेज, एक होती है लैंग्वेज और एक होती है डायलेक्ट। लैंग्वेज भाषा होती है, डायलेक्ट मतलब बोली। आप देखोगे कि आप 30, 40, 50 किलोमीटर दूर जाओगे, आपकी बोली बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो बोली और भाषा में फर्क होता है। बोली का मतलब है कि उसको बोला जा रहा है, भाषा का मतलब है कि उसका ग्रामर उसकी बनी हुई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रामर। ग्रामर का मतलब है उसको लिखा जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि बंगाली को लिखने का एक तरीका है सर। आप देखोगे कि गुजराती को लिखने का एक तरीका है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सबको लिखने का एक क्या है, तरीका है सर। तो वो उनकी ग्रामर उनकी प्रिपेयर्ड है, उनका व्याकरण बना हुआ है। जिसका व्याकरण बना हुआ होता है उसी को भाषा कहते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे राजस्थानी, राजस्थानी को लैंग्वेज कहा जाता है, बट राजस्थानी को लिखा नहीं जाता। अभी भी अगर खमागणी लिखना है तो खमागणी लिखने का कोई राजस्थानी का ग्रामर नहीं है उसका। खमागणी को अभी भी आप ऐसे लिखोगे खमागणी, तो ये तो देवनागरी में लिख दिया आपने, ये लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिख रहे हो खमागणी, तो लिखने का तरीका नहीं है। तो जिनको लिखने का तरीका होता है, जिनका व्याकरण बना हुआ होता है, वो एग्जैक्टली भाषा होती है, ठीक है। और कई बार कोई कोई भाषा क्या करती है, किसी और भाषा के व्याकरण को अडॉप्ट भी करती है। जैसे ये कह रहा है कोई लैंग्वेज जो है रिटन इन द ओडिया स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट इसका क्या है सर, ओडिया है, खुद का स्क्रिप्ट नहीं है। चले, 1 मिलियन स्पीकर है, करीब करीब 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग करीब करीब। ऑफिशियल लैंग्वेज
8 शेड्यूल में लिखी हुई है सर, 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट है सर। मणिपुरी, मैथिली, कश्मीरी, हिंदी, कन्नड़ा, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, सबका रट्टा नहीं मारना है, बट अगर आपको पता है कि 22 लैंग्वेजेस ये हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। असमीज, मराठी, नेपाली, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, उर्दू, बोडो, डोगरी और सांथली। तो ये आप देखोगे कि जो आपकी बोडो, डोगरी, सांथली और मैथिली है, ये चारों 2003 में ऐड हुई थी, इनको आप याद रख सकते हो। 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से ये 4 जो है लेटेस्ट ऐड हुई है। 4 कौन सी 4? सांथली, डोगरी, मैथिली और बोडो। बोडो कौन सा रीजन है सर? असम रीजन है? मैथिली आपको कहाँ मिलेगी? नॉर्मली बिहार वाले रीजन में मिलेगी, यूपी बिहार वाले रीजन में, ठीक है। डोगरी और सांथली ये कहाँ मिलेगी? सांथल, छोटा नागपुर जी। तो संथाली झारखंड। हाँ वही छोटा नागपुर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस तो 2003 में ये ऐड हुई थी चारों, तो यू कैन रिमेम्बर दिस, ओके। 20 साल भी हो गए अभी तो पॉसिबल है, और एक लैंग्वेज को ऐड करने की बात भी हो रही है, तो ठीक है। और ओरिजिनली 14 थी उसमें, ये भी आप याद रखो। ओरिजिनली कितनी थी? 14 थी, बाकी 8 को जो है बाद में ऐड किया गया, और 8 में से 4 जो है वो 2003 में ऐड हुई, ठीक है। सिंधी को 67 में किया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में किया। सब मत याद करो, अननेसेसरी पाइल अप हो जाएगा डेटा। हाँ, ये आर्टिकल हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला, क्योंकि इसका डिटेल आर्टिकल आगे आने वाला है मोर डिटेल के साथ, तो अभी इसको अपन स्किप कर रहे हैं। डिजिटल टाइम वाउचर्स। डिजिटल टाइम वाउचर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल है। आप एक बात समझिए, पहले हमको समझना ये है कि इंडिया में इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए आर्टिकल 312 में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया दिया है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहां आपको ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आपको दे दिया, बट उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ा कि रेस्ट प्रोसीजर जो होगा इलेक्शन का वो आप खुद से बनाना। तो पार्लियामेंट ने 2 एक्ट पास किए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1949 और 50, 2 एक्ट पास किए सर, ठीक है। आरपीए एक्ट 1949 एंड 1950, 49 50 है कि 50 51 है? 49 और 50 है ठीक है। तो 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और इन दोनों में अलग अलग इलेक्शन से जुड़ी हुई सारी चीजें थी कि भैया डिमार्केशन कैसे होगा, इलेक्शन का प्रोसीजर कौन होगा, क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं, ये सारा, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन के बारे में तो वैसे उसमें बता रखा है, इसमें भी कुछ डिटेल है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारा कुछ इसमें बता रखा है इन दोनों एक्ट्स में, ठीक है। अब यहां आप देखोगे इन दोनों एक्ट में एक चीज और बता रखी है, उन्होंने बोल रखा है कि सर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होगी, नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, उनको रिकॉग्नाइज करने का सिस्टम भी बता रखा है कि कौन सी पार्टी को, जैसे आपको पता है आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया गया, अभी बना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो कौन सी पार्टी नेशनल बनती है, कौन सी स्टेट पार्टीज होती है, उसका भी इसमें डिटेल दिया है। अभी अपन उसमें नहीं जा रहे हैं, अपना काम यह है कि जो नेशनल और स्टेट पार्टीज बनती है, उन नेशनल और स्टेट पार्टीज को इस आरपीए एक्ट में प्रोविजन है कि उनको जो गवर्नमेंट ओन मीडिया है, गवर्नमेंट ओन मीडिया, उस गवर्नमेंट ओन मीडिया पे ऑन एयर टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टाइम दिया जाता है इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। किसके लिए? इलेक्शन कैंपेन के लिए। एग्जांपल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो आईएनसी को क्या मिलेगा? जो स्टेट ओन मीडिया है। स्टेट ओन मीडिया क्या है अपना? दूरदर्शन स्टेट ओन्ड है, प्लस इसके बाद कौन है? ऑल इंडिया रेडियो है। 2 ही स्टेट ओन्ड है वैसे, ये सर। दूरदर्शन बड़ा डोमेन है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फ्री टाइम मिलेगा, ताकि आप क्या कर पाओ? अपनी इलेक्शन की कैंपेन कर पाओ। कैंपेन कैसे भी कर सकते हो आप, कैंपेन आप कैसे भी कर सकते हो। वो टाइम मान लो मिल गया किसी पार्टी को, 1 दिन का 30 मिनट मिल गया किसी पार्टी को, एग्जांपल के लिए,
इसका मतलब पूरे दिन 30 मिनट तक उनका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। एडवर्टाइजमेंट किसी भी फॉर्म में चल सकता है। उन्होंने अगर 30 सेकंड का कोई क्लिप बना रखा है 30 सेकंड का क्लिप बना रखा है, इसका मतलब वो कितनी बार चल जाएगा? 30 मिनट पूरे दिन चलाना है उनको, 60 बार चल जाएगा सर। पूरे दिन में 60 बार उनको ये वाला टाइम उनका यूज हो जाएगा, समझ आए? तो ऐसे टाइम मिलता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये सिर्फ नेशनल और स्टेट पार्टीज को ही मिलता है, रिकॉग्नाइज पार्टी को सबको नहीं मिलता। ठीक है, अब क्या पॉइंट है, ये न्यूज क्यों है? न्यूज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इशू डिजिटल टाइम वाउचर्स टू नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर कैंपेनिंग ऑन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, तो वो नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को डिजिटल टाइम वाउचर्स देगी। डिजिटल टाइम वाउचर्स का मतलब क्या है? वाउचर क्यों मिलते हैं? यूटिलाइज करने के लिए। तो वो आप उसको डिजिटल ले जा रहे हैं, पहले नॉर्मल मिलते थे, अब डिजिटल ले जा रहे हैं। अलॉटमेंट ऑफ टाइम जो होता है विल नाउ बी ऑनलाइन। ठीक है, amended the existing scheme for the use of government owned electronic media, जो यूज है उसको बदला उन्होंने by introducing digital time vouchers। कमीशंस कमिटमेंट टू लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने इंक्लूड किया है, कुछ नया नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट क्या है बैकग्राउंड? ये जो प्रोविजन है इसका स्टेटरी बेसिस है, क्योंकि ये आरपी एक्ट के अंदर मेंशन है सर, आरपी एक्ट में मेंशन है, तो इसका स्टेटरी प्रोविजन है, स्टेटरी बेसिस है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इक्विटेबल एक्सेस टू गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्यूरिंग इलेक्शन फॉर कैंपेन। और यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्ड लिखा है इक्विटेबल, इक्वल नहीं लिखा है। इसका मतलब हर पार्टी को बराबर टाइम मिले जरूरी नहीं है, इक्विटेबल है। इक्विटेबल मतलब कोई सेट ऑफ क्या है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, और कैसे मिलेगा? जो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है, प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है, देखो द बेसिस ऑफ पोल परफॉर्मेंस, लास्ट असेंबली इलेक्शन या फिर लास्ट जनरल इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा इलेक्शन, जनरल मतलब लोकसभा। तो इनमें उनका जो परफॉर्मेंस रहा होगा उसके बेस पे उनको टाइम अलॉट होता है सर। इस पे भी कुछ छोटा मोटा कुछ चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसका स्टेटरी बेसिस है पहले तो याद रखना, और सेक्शन 39A जो है आरपी एक्ट में ये मेंशन है। स्टेट ओन्ड पे मिलेगा सिर्फ, स्टेट ओन्ड मतलब डीडी और ऑल इंडिया रेडियो। तो डीडी और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही बड़े हैं। ठीक है, एकदम सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो का मतलब सिर्फ रेडियो पे चलेगा नहीं, इसके अंदर जितने भी और प्रक्रम आ रहे हैं उनमें भी आपको टाइम अलॉट हो सकता है। प्रसार भारती हो गया। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ये कुछ नहीं, इस न्यूज में बहुत ज्यादा है नहीं अपने लिए। वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का क्या मतलब है कि एक बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। वर्ल्ड की जितने भी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का नाम कुछ और हो सकता है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अदर जगह नाम कुछ और हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने पार्टिसिपेट किया है इसमें 11th मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, पार्टिसिपेट किया। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेड अ 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेलीगेशन। 3 मेंबर्स का डेलीगेशन था, 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद 2 1 इलेक्शन कमिश्नर्स, 3 ही अभी मेंबर्स हैं ईसीआई में। ठीक है, अटेंड किया है उन्होंने। इसमें क्या है हमारे लिए, ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है, 119 इलेक्शन कमिश्नर हैं, मतलब इलेक्शन बॉडीज हैं। थीम क्या थी? ग्लोबल व्यू ऑन चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शंस। ठीक है, रीजनल इलेक्शन के चैलेंज पे बात कर रहे हैं। और इसमें क्या है अपने लिए, काउंटरिंग फेक नैरेटिव्स। आप देखोगे इलेक्शन के टाइम पे बहुत फेक नैरेटिव्स चलते हैं, उस फेक नैरेटिव से उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों का माइंड जो होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखोगे, रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रल बेस्ट, मतलब ये एक सिंगल बॉडी बन गई इंटरनेशनली, तो वहां पे पूरे वर्ल्ड में जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है इलेक्ट्रल, वो वहां पे क्या हो रही है, नोटिस हो रही है। अदर कंट्रीज भी उससे क्या कर सकती है, सीख सकती है। पोस्टल बैलेट सिस्टम, आप जानते हो, देखो बैलेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप देखोगे कि इलेक्शंस का जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर नहीं सॉरी, जो टर्नआउट होता है कितना होता है, जितने ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो रही है, वोटिंग का परसेंटेज बोल सकते हैं उसको। अभी तक हाईएस्ट वोटिंग का परसेंटेज जो है वो करीब 67% रहा है 2019 में, लास्ट जनरल इलेक्शन में। 2019 में जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो हाईएस्ट कितना रहा है सर, 67%। एक बार 1984 में भी शायद 64 के आसपास गया था, मतलब 70 क्रॉस नहीं किया अभी तक, 70% लोग भी क्रॉस नहीं किए वोटिंग, हाईएस्ट 67 गया है।
तो यहाँ और आई थिंक लास्ट 2014 के में शायद 62 के आसपास कुछ था। इसका मतलब करीब करीब 30% प्लस लोग अभी तक भी वोट डाल नहीं पा रहे। ये 67% पूरी पॉपुलेशन का नहीं है, 67% इलेक्टोरल रोल का है। जितने लोग वोटर्स हैं उतने में से 67% ही डाले, पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो ये चिंता का विषय है सर। इसका मतलब 30% लोग वोट नहीं डाल पा रहे। अब ये 30% लोग वोट नहीं डाल पा रहे, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालना चाहते, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट आप देखोगे इसमें मेजोरिटी ऑफ लोग वो हैं जो डाल नहीं पा रहे हैं, वोट डाल नहीं पा रहे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला आता है माइग्रेंट्स। कौन नहीं डाल पा रहे? माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स, अगर कोई बिहार का माइग्रेंट है, उसका नाम वहां अपने वहां के इलेक्टोरल रोल में दर्ज है, वहां के इलेक्टोरल रोल में दर्ज है, तो और वो रह रहा है बॉम्बे में, ठीक है, वो बॉम्बे में है सर, वो वहां काम करता है, नहीं कर पाएगा। कोई और माइग्रेंट है जो बिहार का है, पटना से, वो बेंगलुरु में आईटी जॉब करता है। अब वो आईटी जॉब कर रहा है बेंगलोर में, बट इलेक्टोरल रोल में नाम वहां है। ऑल दो व्यवस्था ये भी है कि आप जहां शिफ्ट हो रहे हो वहां के इलेक्टोरल रोल में अपना नाम लिखवा सकते, व्यवस्था दे रखी है। बट लोग अवेयर नहीं है, पहला। और दूसरा कहता है अरे कौन झंझट में पड़े, फिर इधर लिखवाएंगे, फिर वापस घर जाएंगे, फिर वहां लिखवाना पड़ेगा। तो वो इस वाले से बचना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते। किस वजह से? अब माइग्रेंट्स तो इंडिया में बहुत है, इंटरनल माइग्रेशन कितना ज्यादा है, लोग इधर उधर तो वोट नहीं डाल पाते, तो काफी परसेंटेज उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कारण आपके माइग्रेंट्स को लेकर है। कई सारे कि लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कोई बाहर पढ़ाई कर रहा है, वो भी नहीं डाल पा रहा है, प्रॉब्लम है सर। तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने वन नेशन वन राशन कार्ड पे भी बात करी, स्टार्ट हो गया ये। सिमिलरली हमको अब यहाँ पे एक नया कुछ लाना पड़ेगा ताकि ये वोटर टर्नआउट को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। तो माइग्रेंट्स की वोटिंग के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोच रहा है कैसे उनको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, पोस्टल बैलेट सिस्टम उनके लिए होता है कि मोस्टली जो सर्विसेज में होते हैं, कौन होते हैं? सर्विसेज में होते हैं, प्लस जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है। सर्विसेज में अगर कोई पर्सन है, कोई बॉर्डर पे तैनात पर्सन है भैया, वो कैसे वोट डालेगा? बॉर्डर छोड़ के आएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। उनके लिए पोस्टल बैलेट की क्या की थी, व्यवस्था की जाती है, वो पोस्टल बैलेट में अपना वोट डाल के अपने जहां भी होता है वहां भेज देते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा जो और सर्विसेज पे लोग हैं, जो खुद, जैसे एग्जांपल के लिए कोई आईएएस ऑफिसर है, अब वो तो खुद रिटर्निंग ऑफिसर है कहीं का, है ना, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, या ऑब्जर्वर है। अब वो खुद पोस्टिंग पर है, वो कैसे वोट डालेगा? नहीं डाल पाएगा ना। तो उनके लिए भी पोस्टल बैलेट सिस्टम है सर। ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी पे जो लोग हैं, अब आपने देखा होगा कि इलेक्शन ड्यूटी पे कितने सारे, है ना, कितने सारे लोगों की ड्यूटी लगती है सब जगह। कोई टीचर की ड्यूटी लग रही है, अब टीचर की ड्यूटी लगी, जिस दिन इलेक्शन है वो तो खुद इलेक्शन करवा रहा है, वो कैसे डालेगा? उनके लिए भी पोस्टल बैलेट सिस्टम रहता है। ठीक है सर, इससे वोटर टर्नआउट बढ़ता है। तो आप धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे उन लोगों को भी, माइग्रेंट्स को, तभी ये वोटर टर्नआउट ओवरऑल बढ़ेगा। चले, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हो सकता है वर्ल्ड में कहीं अच्छी प्रैक्टिस चल रही हो जिसको इंडिया में लगा सकते हो, इंडिया की प्रैक्टिस को कोई और कंट्री अडॉप्ट कर रही हो, संभव है। ठीक है, चलिए, इसमें और हमारे लिए क्या है, इंडिया WEB सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट न्यू दिल्ली। वही उसका एक सेंटर न्यू दिल्ली में बन रहा है, एस्टेब्लिश हो गया मतलब। फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल में कुछ नहीं है। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब है ट्रबलसम सिचुएशन। फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल अभी 2023 में गवर्नमेंट ने पास किया है। उस बिल में कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू आ रही है, कोई ट्रबलसम चीजें हैं, तो उन पे बात थोड़ी सी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको पता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980 में था एक, फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980 में था, फॉरेस्ट सॉरी कंजर्वेशन बिल, फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं, फॉरेस्ट राइट एक्ट अलग है। फॉरेस्ट राइट एक्ट तो 2006 में आया था, वो तो ट्राइबल्स के राइट के लिए, ये अलग है। तो अमेंडमेंट बिल क्या आया एग्जैक्टली? फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में लोकसभा ने पास किया। अ बिल रिसीव्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, दोनों फीडबैक मिले उसको। बिल सीक्स टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के जो एक्ट बना हुआ था उसको अमेंड वो कर रहे हैं। 1980 के एक्ट को काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है, उसमें कुछ कंटेम्प्रेरी चेंजेस की जरूरत थी। Empower the central government to regulate the extraction of forest resource from
टिम्बर बैम्बू टू कोल एंड मिनरल्स बाय इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। तो 1980 का जो एक्ट है सर, 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला जो है, इस 80 वाले एक्ट में आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने क्या कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने एम्पावर कर रखा है टू रेगुलेट द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अल्टीमेटली किसको पावर दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। टिम्बर, टिम्बर है सर, लकड़ी वगैरह काटोगे तो, बैम्बू हो गया, कोल और मिनरल्स, किस पे पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर 1980 वाले ने दे रखी। तो इसका एक्सट्रैक्शन कौन, बाय इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। तो चाहे इंडस्ट्रीज या फिर वहां जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं वो कर रहे हैं, दोनों पे ही कंट्रोल करने के लिए किसके पास पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर। अभी उन्होंने बोल रहे हैं कि इसमें प्रियम्बल क्या करो, एक ऐड करो, एक्ट में प्रियम्बल ऐड करो। उस प्रियम्बल में उन्होंने इसका नाम भी उन्होंने चेंज किया है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन करके उन्होंने नाम बदल दिया उसका। और ये वाला जो एक्ट है, ठीक है, ये वाला एक्ट जो है वो सिर्फ उसी फॉरेस्ट पे लगेगा। द अमेंडमेंट आल्सो सेज दैट द एक्ट वुड ओनली अप्लाई टू लैंड्स नोटिफाइड इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1980, मतलब उसी पे लगेगा जिसमें आपने लैंड को क्या किया है, एज ए फॉरेस्ट नोटिफाई किया है। इसमें कुछ फैक्चुअल डिटेल्स ही हैं, बहुत ज्यादा प्रीलिम्स परफेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी। की फीचर्स क्या है इसके, लैंड अंडर द परव्यू ऑफ एक्ट, लैंड डिक्लेयर्ड नोटिफाइड एज ए फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और अंडर एनी अदर लॉ। मतलब 1927 जो पुराना वाला एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसके अंडर भी अगर किसी को लैंड को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, प्रीवियसली वो डिक्लेयर्ड है, तो उसके ऊपर ये लॉ इंप्लीमेंट होगा। और लैंड नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी, अगर इस कैटेगरी में नहीं है बट नोटिफाइड एज ए फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर October 25, 1980 इन ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ठीक है, अगर उसमें नहीं कवर हुआ है बट इसके 1980 ऑन और आफ्टर, इसके इस दिन के या इस दिन के बाद, जब ये फॉरेस्ट जो आपका 80 वाला एक्ट आया था, उसके अंडर अगर आपने किसी फॉरेस्ट को लैंड को फॉरेस्ट बोला है, दैट वुड आल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। ये लॉ के अंदर के प्रोविजन है, बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इनको अंदर से पूछा जाएगा, बट क्योंकि रिसेंटली पास हुआ एक्ट है तो इस पे एक शॉर्ट बना सकते हो आप। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या है, एग्जेम्प्ट सर्टेन टाइप ऑफ, कुछ लैंड को ये हटाता है कि इस एक्ट के उसमें एम्बिट में नहीं आएंगे, सच एज फॉरेस्ट लैंड अलोंग अ रेल लाइन, रेलवे के आसपास का जो फॉरेस्ट है वो इस एक्ट के अंडर नहीं आएगा। पब्लिक रोड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक रोड है जो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, उसके आसपास के एरिया भी ये अपने अंदर नहीं लेंगे। बिल्कुल अंदर की डिटेल में नहीं जा सकते हम, वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, जो जरूरी है वो काफी है, ठीक है। कोई अगर ऐसा एक्ट है जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अगर कहीं से जा रहा है, फॉरेस्ट से सिक्योरिटी या डिफेंस प्रोजेक्ट जा रहा है, तो वो वाला लैंड फॉरेस्ट जो है वो इस एक्ट के अंडर नहीं आएगा। असाइनमेंट लीजिंग ऑफ फॉरेन लैंड, इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू असाइन फॉरेस्ट लैंड टू एनी एंटिटी नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। एग्जैक्टली ये प्रीवियस प्रोविजन है, ठीक है। प्रीवियस प्रोविजन में क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भी फॉरेस्ट जो है, कोई भी फॉरेस्ट जो है उनको असाइन करना है, अगर किसी एंटिटी को जो कि गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है या गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था। प्रायर अप्रूवल उनको अभी भी लेना है, नए वाले में भी, बट अब उनको सब में लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो गवर्नमेंट नहीं है। पहले वाले में ये था कि गवर्नमेंट वाली के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, दिस कंडीशन इज एक्सटेंडेड टू ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग दोज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, उन पर भी अब क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। परमिटेड एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट लैंड एज रिस्ट्रिक्ट्स द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, मतलब आपको फॉरेस्ट लैंड पे कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करने की अलाउड नहीं है सर। नॉन फॉरेस्ट पर्पज इंक्लूड्स यूज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेटिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी है, मतलब जंगल काट के एग्रीकल्चर करना भी अलाउड नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है उसमें, ठीक है।
द एक्ट स्पेसिफाइज सर्टेन एक्टिविटीज दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट पर्पज। उन्होंने बताया कि नॉन फॉरेस्ट पर्पज में कौन सी एक्टिविटी नहीं आएगी जो कि अलाउड होगी, ठीक है। will adds more activities to the list, zoos and safaris under wildlife protection act। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट को ऑगमेंट करने का जो तरीका होता है, फॉरेस्ट ऑगमेंटेशन होता है, फॉरेस्ट ग्रोथ, दैट इज सिल्वीकल्चर। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें कि ओरिजिनल लॉ से बहुत डेविएट कर रहा है, बहुत डेविएट कर रहा है। मेड फॉरेस्ट क्लियरेंस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू ऑब्टेन। फॉरेस्ट क्लियरेंस को अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डाल दिया। अब स्टेट सेंट्रल के बीच में पिस सकता है मामला, ज्यादा लिम्बो में हो सकता है, लेट हो सकता है, डिले कर देगा, और वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे एडवर्स इंपैक्ट डालते हैं। एंजाइटी अमंग एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स। एनवायरमेंट का तो हालत डिग्रेड हो रहा है तो वो तो एंशियस ही है एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स तो सारे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आई थिंक लास्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है सर? इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता है कि दो हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस में कौन है? लोकसभा। और लोकसभा में आपको पता है कि डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, एमपीस को करते हैं सर। और लोकसभा का जो हेड ऑफ हाउस होता है वो एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ही होता है आपका, होता है। अब आप देखोगे लीडर ऑफ लोकसभा तो प्राइम मिनिस्टर होता है, और लोकसभा में ही आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है एग्जैक्टली, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? लोकसभा के लिए होता है, लोअर हाउस के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट राज्यसभा, नॉट पार्लियामेंट, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ऑलवेज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर इन केस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस लूज करती है, इसका मतलब लोकसभा को उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और लोकसभा के पास एक टूल है कि किसी तरीके से वो सीओएम को अकाउंटेबल ठहराए, ठीक है। तो इन केस अगर ये लूज कर रहे हैं कॉन्फिडेंस हाउस का, तो लोकसभा के जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स हैं उनके पास पावर है कि वो एक मोशन लेकर आ सकती है जिसको कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, की भाई उनका अब सरकार में विश्वास क्या हो गया, खत्म हो गया है। संभवतः सरकार ने अपनी मेजोरिटी भी लूज कर दी, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और वो पास हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट क्या हो जाती है? सेंशर टू ऑपरेट हो जाती है, वो हट जाती है, डिसॉल्व हो जाती है सीओएम, ठीक है सर। ये होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑपोजिट होता है कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन सीओएम लेकर आता है, ठीक है, कि भैया हम कॉन्फिडेंट है, तो उस पर वोटिंग होती है वापस, वही सेम चीज है, ठीक है। चलिए, तो लोकसभा स्पीकर ने एडमिट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। तो लोकसभा स्पीकर कौन? ओम बिरला। ओम बिरला साहब ने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस एमपी है गौरव गोगोई साहब, उन्होंने क्या किया है? इसको डाला है, तो एक्सेप्ट हुआ। और ये इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस क्या ऑपोजिशन का अलायंस है सर, INDI। इस ऑपोजिशन के अलायंस के बिहाफ पे गौरव गोगोई साहब ने क्या किया? प्रपोज किया, और वो एक्सेप्ट हुआ। एक्सेप्ट होगा तो उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मेजोरिटी इन द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, आपको मेंटेन करनी पड़ेगी मेजोरिटी। आर्टिकल 75 का थर्ड क्लॉज कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट राज्यसभा, नॉट पार्लियामेंट डायरेक्टली, टू द लोकसभा। फॉर टेस्टिंग दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द रूल ऑफ लोकसभा प्रोवाइड्स पर्टिकुलर मैकेनिज्म अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। रूल ऑफ लोकसभा में मेंशन है, ध्यान रखना। कहाँ मेंशन है रूल ऑफ लोकसभा में? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला लिखा हुआ है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। आप ये चीज का ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये प्रोविजन आपको पता होता है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या नहीं है ये नहीं पता होता। मतलब आप जो स्टेटमेंट लिखा है, जैसे एग्जांपल के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पे क्वेश्चन आया, तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पासेस देन गवर्नमेंट विल सेंशर टू ऑपरेट। आप बोलोगे ठीक बात है। सेकंड आ जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको एडमिट करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या चाहिए? पहले से अप्रूवल चाहिए। बोला हाँ ये भी ठीक है सर। तीसरा आ जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंश्योरिंग द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ट्रीटिंग टू द लोकसभा। आप बोलोगे ये भी ठीक बात है सर। और वहां गड़बड़ हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना उनको आपको पकड़ना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स, ठीक है। तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में, कई बार आप ये इसीलिए डिसाइफर करके चलना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या नहीं,
इसीलिए हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी। पॉलिटी की बुक पढ़ते हो या कुछ भी गाइड पढ़ते हो, उसमें बहुत जनरल इंफॉर्मेशन रहती है। जनरल इंफॉर्मेशन मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन चीजें हैं उनके साथ साथ अलग चीजें भी आपको बता रहे हैं, स्टेटरी बता रहे हैं, नॉन स्टेटरी भी बता रहे हैं, सारा एक चैप्टर में डाल दिया पूरा, मिल गया, तो वो आपको मिल गया। आप कंफ्यूज रहते हो थोड़ा थोड़ा कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या नहीं है, और वहां आप गलती करते हो। इसीलिए आजकल थोड़ा सा ये है कि आप बेयर एक्ट भी पढ़ सकते हो। बेयर एक्ट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक लेकर आओ, ठीक है, अभी नहीं, इस साल नहीं, ठीक है। इन केस अगर आप इस साल प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, फिर मेंस दे देते हैं और सब अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट ईयर देने की, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने प्रिपरेशन में सिर्फ जो भी बुक आप आपने पढ़ी, चाहे वो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, चाहे आपने कंटेंट कहीं से भी पढ़ा हो, उसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक बेयर एक्ट की लेकर आ जाओ, जिसमें एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट बाय टेक्स्ट। कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जिसमें टेक्स्ट बाय टेक्स्ट है और उसके बाद नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है इजीली, तो आपको वास्तविकता में ये आइडिया लगता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत आप पॉलिटी में भी पढ़ ही लेते हो स्टिल, नहीं तो लबास ना जाओगे वहां तो पकड़ाएंगे ही आपको पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का किताब, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा देंगे, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी भी पकड़ा देंगे, वहां तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए। तुम लोगों को क्या लग रहा है, सेलेक्ट होके जाओगे तो वहां मस्ती करोगे? वहां भी एग्जाम होता है। वीडियो तो डांस वाले आएगा, वीडियो एग्जाम वाला थोड़ी डालेंगे वो। वीडियो तो डांस वाले आएगा। अंदर भी एग्जाम्स वगैरह रहते हैं, उनका भी एक सिस्टम रहता है पूरा, ठीक है सर। तो आप ध्यान रखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लिखा हुआ है, बट ये आर्टिकल 75(3) में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला लिखा हुआ है। लोकसभा के लिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है सीओएम, और टेस्टिंग दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रूल्स ऑफ लोकसभा में डाला गया है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन ईदर कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है सर। हु कैन मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन? एनी लोकसभा एमपी हु कैन गार्नर द सपोर्ट ऑफ 50 कलीग्स, मतलब कोई भी कर सकता है, एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सरकार गिराने के बारे में सोच रहे हो। सरकार में अविश्वास का मतलब एटलीस्ट 1/10 तो लो। मतलब एटलीस्ट 10% लोग तो प्राइम फेस ही बोल रहे हैं कि भैया हमको गवर्नमेंट में बिलीव नहीं है, तब तो एक्सेप्ट करें। कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, भाई सिंपल सी बात है, लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड हाउस है, और ये डिसॉल्व हो सकती है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। इसमें इसका जो लीडर होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर है। ये एग्जैक्टली पॉपुलर हाउस है आपका। राज्यसभा में तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई सेंस बनता नहीं, इसलिए सिर्फ कहाँ मोशन हो सकता है, ये लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन द राज्यसभा। डिबेटेड एंड वोटेड, गवर्नमेंट विल देन रेस्पॉन्ड टू द मोशन। बात एक्सेप्ट होगा, पहले तो स्पीकर एक्सेप्ट करे, स्पीकर के एक्सेप्ट करने के बाद इस पर बातचीत होगी, ऑपोजिशन भी बोलेगा और सरकार भी अपना क्या देगी, जवाब देगी सर। लोकसभा फिर वोटिंग करेंगे, अगर वोटिंग से क्या हो गया, गड़बड़ हो गया मामला, भाई सरकार के पक्ष में वोट नहीं गए, 272 प्लस क्रॉस नहीं किया आप, इसका मतलब आप मेजोरिटी लूज किए, और मेजोरिटी लूज करोगे तो सरकार गिर जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास, द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, ठीक है। आप देखोगे कि अभी तक, अभी इस वाले को भी कंसिडर करके करीब 27, हाँ 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री में। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में आया था, जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट, 62 के वॉर के बाद। 1962 में चाइना वॉर हुआ, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, 63 में पास नहीं हुआ ये, बट इस पे करीब 56 लोगों ने बोला इसके फेवर में, रेस्ट ने बोला फेवर में नहीं बोला, तो 56 लोगों ने उस समय फेवर में बोला था नो कॉन्फिडेंस मोशन के, वही लोग जो लेकर आए थे, ठीक है सर। उसके बाद आप देखोगे कि इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी ने अभी तक सबसे ज्यादा 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन देखे, 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी के। टेन्योर भी बड़ा था इंदिरा गांधी का, 66 से लेके 77 तक का टेन्योर था, बड़ा टेन्योर था, ठीक है। बीच में फिर 3 साल नहीं रहे, फिर वापस आए 84 तक, है ना। बीच में कौन रहे? मोरारजी देसाई रहे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह साहब को अभी क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। भारत रत्न के लिए उनका नाम नॉमिनेट हुए ना सर, तो वो वाला कौन सा टाइम था? ये वाला जनता पार्टी वाला टाइम था, ठीक है। तो उसमें मोरारजी देसाई बने थे, और मोरारजी देसाई के बाद मोरारजी देसाई के अगेंस्ट भी क्या आया? नो कॉन्फिडेंस मोशन आया।
तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो वो मोशन आया और उन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब मोशन पे बात भी नहीं हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उन्होंने रिजाइन कर दिया, वोटिंग वोटिंग तो बात की बात। फिर चौधरी चरण सिंह साहब क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद वापस इंदिरा गांधी अगेन। ठीक है सर, तो ये दोनों जो थे ये वो जनता दल वाला मामला है। ठीक है, ठीक है सर। तो जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट आया था, लाल बहादुर शास्त्री के अगेंस्ट भी आया था। ठीक है, हुआ। ठीक है, सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक, 3 बार सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, उस समय जो द्राविड़ा मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी है, जयललिता मैडम थी उस समय, तो डीएमके ने अपना सपोर्ट ले लिया था और एक वोट से सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का फेमस स्पीच भी है वो पार्लियामेंट वाला। ठीक है, तो एक वोट से सरकार गिरी, फिर वापस इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद फिर वापस जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का कोलिशन जो था, उस कोलिशन ने फिर से क्या किया, गवर्नमेंट बनाई, और वो गवर्नमेंट फिर 5 साल चली। ठीक है, 99, 2000, 2001, 2, 3 अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा टेन्योर। ठीक है सर, इसके बीच में आप देखोगे कि 1991 में आप देखोगे कि 77 में शुरू से देखेंगे तो 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, 52 से 64 तक जवाहरलाल नेहरू रहे, 64 65 में कौन रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। फिर आप देखोगे 66 से लेके 77 तक इंदिरा गांधी रही, फिर 77 से लेके जो 77 से 79 का मामला था, इसमें आपको मोरारजी देसाई मिले प्लस चौधरी चरण सिंह मिले। फिर आप देखोगे 80 से 84 तक वापस इंदिरा गांधी रही, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, फिर 84 से 89 तक कौन रहे, राजीव गांधी रहे। फिर आप देखोगे कि 89 के टाइम पे वहां पे वापस वीपी सिंह आ गए, वापस जनता पार्टी वाला मामला आ गया। फिर 89 में वीपी सिंह रहे, और वीपी सिंह के साथ और कौन रहा, वीपी सिंह के साथ 90 में एक पर्सन और रहे, चंद्रशेखर। कौन रहे, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी को बहुत कम लोग जानते हैं, 1 साल तक वो भी क्या रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 1991 में वापस स्टेबल गवर्नमेंट आई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और नरसिम्हा राव जी कौन रहे, पीवी नरसिम्हा राव, वो 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। 96 में फिर से वापस कोalition गवर्नमेंट बनी, तो देवेगौड़ा साहब रहे, देवेगौड़ा। देवेगौड़ा कौन है, जनता दल यूनाइटेड, कर्नाटका के हैं सर, जनता दल यूनाइटेड। देवेगौड़ा साहब के बाद कौन रहा, देवेगौड़ा साहब भी 1 साल रहे, इनके अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। फिर रहे थे इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल 1 साल करीब रहे, गुजराल डॉक्ट्राइन जब आया, गुजराल सिद्धांत, इनके अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी, कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जब नरसिम्हा राव जी हटे थे, उसके बाद 16 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, 16 डेज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जब इंद्र कुमार गुजराल और ये फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने 1 साल के लिए, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो वो वापस इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद फिर उन्होंने 5 साल अपनी सरकार बनाई 2003 तक, और उसके बाद से अब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है। फिर 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही, और अभी एनडीए की चल रही है, 2 टेन्योर, दूसरा टेन्योर खत्म होने वाला है। ठीक है सर, ये आपके प्रधानमंत्रियों का क्या है सर, ब्यौरा है। इस ब्यौरे में देखो कि मोस्टली ये कांग्रेस डोमिनेटेड था पूरा, ये बीच में जो, ये भी इंदिरा गांधी जी कांग्रेस डोमिनेटेड, ये बीच में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह साहब जब आए तो ये जनता दल का मामला आया। फिर आप देखोगे वापस इंदिरा गांधी 4 साल, फिर राजीव गांधी पूरा टेन्योर, फिर बीच में वापस क्या है, जनता दल का मामला आया, फिर यहाँ पे वापस कांग्रेस का पूरा टेन्योर, फिर आप देखो देवगौड़ा साहब और ये, फिर जनता दल वापस आ गया। ठीक है, मतलब ये गठबंधन, वो जनता दल वहीं से निकला था। ठीक है, समाजवादी मूवमेंट से, और फिर आप देखोगे जेपी मूवमेंट, समाजवादी मूवमेंट, और इंद्र कुमार गुजराल और ये जो देवेगौड़ा साहब आए थे वो जनता दल वाला मामला चल रहा है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी आ गई थी तब तक, फिर वापस पूरा टेन्योर, फिर 2 टर्म कांग्रेस और सेकंड टर्म वापस बीजेपी का चल रहा है। एग्जैक्टली बीजेपी का नहीं है, गठबंधन को बोल सकते हैं, एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, जो यूपीए चल रहा था
जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। ठीक है सर। हाँ, वो एग्जैक्टली बाइफर्केशन वहीं से हुआ है। ठीक है, आप देखोगे कि वो जनता दल जेपी मूवमेंट जो था ना, उस जेपी मूवमेंट के पास इंडिया में बहुत सारी पार्टीज बनी। ठीक है, अरे उन पार्टीज में सारी जो आप देख रहे हो, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, ये सब पार्टीज वहीं पे बनी हुई है। ठीक है, जो लालू प्रसाद यादव जी है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जो है, जेडीयू, जो नीतीश कुमार साहब है। जनता दल यूनाइटेड दो है, एक सेक्युलर है और एक जेडीयू सिर्फ। देवेगौड़ा साहब जो कर्नाटका वाली है, वो जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर है। ठीक है, चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का हिस्ट्री भी देख लिया आपने। तो अभी ऐसा नहीं है कि पास नहीं हुआ है, 3 बार पास हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक सिंगल वोट से रह गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी हैड फेस्ड मैक्सिमम 15, फर्स्ट एवर इन 1963। 1993 अगेंस्ट नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, बाबरी मॉस्क डिमोलिशन, गवर्नमेंट वन कॉन्फिडेंस वोट। उनके अगेंस्ट भी आया था, नरसिम्हा राव के अगेंस्ट, बट उस समय बाबरी मस्जिद वाला डिमोलिशन भी हुआ था। 99 अगेंस्ट द वाजपेयी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लॉस्ट बाय 1 वोट, सिंगल वोट से आ रहे थे, डीएमके के सपोर्ट से, सपोर्ट वापस लेने से। वाजपेयी गवर्नमेंट वापस आया था अगस्त 2003 में। ये अगस्त 2003 वाला शायद गुजरात राइट्स के बाद आया था, गोधरा राइट्स जो हुए थे, गोधरा में जो रेल इंसिडेंट हुआ था, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। 2008 में भी आया था, जब ये जो सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी इंडिया ने यूएसए के साथ। हाँ, तो उस समय ये सीपीएम जो थी, लेफ्ट फ्रंट की पार्टी, उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया था अपना, फिर कॉन्फिडेंस वापस उन्होंने गेन कर लिया था। ठीक है सर, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपका पॉलिटी हो गया है सर। इस वाला कल हम सोशल इश्यूज या आईआर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।